हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अब हमको ऑनलाइन जो पेपर हुआ है आपको वो लेके चलेंगे। अब ये आपका 1 जनवरी, ये आपका सेट पी है और 1 जनवरी 2021 का पेपर आपका है। तो आज हम ये पेपर लेके चलेंगे। तो आपको जैसा पेपर आया था हम हूबहू वही पेपर कराएंगे। तो आज ये सीडीपी का हम पेपर कराएंगे, फिर ऐसे ही हम आपको डेली डेली सारे पेपर करा देंगे। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो चैनल पे आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को क्लिक भी कर लीजिएगा, ताकि आपको जो हम पढ़ाएं आपको तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। ऑप्शन 1 है विकास एक आयामी होता है, 2 है विकास एक दिशीय होता है, 3 है विकास एक असतत प्रक्रिया है, 4 है विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पर। तो ये हमें आंसर देख लेते हैं क्या होगा। हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा कि जो विकास होता है विकास की जो दिशा होती है अधोगामी एवं शीर्षगामी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि निम्न से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप में होता है, 2 है बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, तीसरा है बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, चौथा है बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। तो इसमें से कथन सही बताना है और ये विकास के बारे में सारी कथनें कही गई हैं, तो कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो आंसर बताइएगा आप सभी फटाफट से। तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं आंसर हमारा क्या होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि बच्चों का जो विकास है एक सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप में होता है। देखिए जो विकास है, विकास आपका क्या होता है समाज और आपके सांस्कृतिक परिक्षेप में होता है। बचपन की अवधि जिसे 10 भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, बिल्कुल नहीं, 10 अवस्था में आप नहीं बांट सकते हैं। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, गलत है ये, क्योंकि बच्चा अगर समाज में है तो उसका जो सोच होगा वो समाज के हिसाब से ही होगा। बच्चों का केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है विकास, तो ये केवल जहाँ आ जाएगा आपका निगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि आनुवंशिक विन्यास की पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ऑप्शन 1 है अनुकूलन, 2 है अधिगम, 3 है समाजीकरण, 4 है परिपक्वता। तो आंसर बताइएगा आप सभी। जो आनुवंशिक पूछा क्या, देखिए आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी। तो आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, परिपक्वता। जो हमारी परिपक्वता है वो आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, परिपक्वता कहलाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, या बहुत बार पढ़ चुके हैं। डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। तो ये आपको पता है कि समाजीकरण का जो प्रथम है प्राथमिक कारक है वो कौन सा है, तो आपका परिवार है, और दूसरा क्या है, विद्यालय है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पूछा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। ऑप्शन 1 है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, 2 है सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, 3 है दंड और आज्ञा पालन, 4 है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तब सभी आंसर बताइएगा फटाफट से। और मैं जितना आपको प्रीवियस ईयर करा रही हूँ, अगर आपने उतना प्रीवियस ईयर कर लिया तो आप अच्छे से मार्क्स को गेन कर सकते हैं सीडीपी में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये देखते हैं हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, दंड और आज्ञा पालन। दंड और आज्ञा पालन मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में जो नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है, वो दंड है और क्या है आपका आज्ञा पालन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं।
वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता। तीसरा है चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है। चौथा है स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थान की मानचित्र चित्रण करने की क्षमता। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में देखिएगा आप। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आंसर बताएगा आप सभी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि जो जो हमारे जिन पियाजे हैं वस्तु को किसी एक आयाम जैसे लंबाई के आधार पर क्रम देना। ये क्रमबद्धता यही क्या है हमारा जिन पियाजे के संदर्भ में प्रयोग हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 है कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है जीववाद, 2 है केंद्रीयता, 3 है परिकल्पित निगमनात्मक, 4 है संक्रामक परिणाम निकलना। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आपका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आंसर बताइएगा आप सभी। आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा केंद्रीयता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लेव वागिस्की की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है। ऑप्शन 1 है सामाजिक संरचना, 2 है व्यवहारवाद, 3 है मनोविश्लेषण, 4 है सार्वभौमिकता। क्वेश्चन नंबर 8 है। आंसर बताइए आप सभी। आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्या होगा सामाजिक संरचना। लेवागेस्की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक संरचना पर आधारित है। जहाँ लेवागेस्की आएंगे वहाँ सामाजिक, क्योंकि लेवागेस्की क्या थे, जहाँ भी लेवागेस्की आएंगे वहाँ पर क्या होगा आपका सामाजिक जब आएगा तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवागेस्की ने बच्चों के स्वयं के संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन 1 है निजी संवाद, 2 है उच्च स्वर में वार्ता, 3 है पाठ, 4 है स्वकेंद्रीय वाद। तो आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा फटाफट से। लेवागेस्की ने बच्चे के स्वयं के संवाद करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे क्या सही होगा हमारा निजी संवाद। बच्चा अगर स्वयं से संवाद करता है मतलब खुद से बात करता है तो उसे हम क्या कहते हैं निजी संवाद कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी विशेषता है। ऑप्शन 1 है ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, 2 है योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, 3 है सहयोगिता पूर्ण अधिगम, 4 है पुरस्कार और दंड का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 10 का बताइएगा आप सभी आंसर फटाफट से। देखिए प्रगतिशील कक्षा की विशेषता पूछा है क्या होना चाहिए। तो ये हम देख लेते हैं आंसर यहाँ पे हमारा क्या सही होगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा सहयोगितापूर्ण अधिगम। अगर एक प्रगतिशील कक्षा है तो उसमें सहयोगितापूर्ण अधिगम होना चाहिए, इसकी यही विशेषता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है पुरस्कार और दंड का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा निगेटिव वर्ड है। और योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव भी नहीं करेंगे हम, कि योग्यता के आधार पर हम अलग अलग बच्चों का अलगाव करें, ये भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, ये बिल्कुल एक प्रगतिशील कक्षा की ये बिल्कुल भी विशेषता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अभ्यास पर जोर दें या ड्रिल पर जोर दें। तो ये देख लेते हैं इसका इंग्लिश का है। देखिए फोकस ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेम वही दिया है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि एक बच्चे में दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। ऑप्शन 1 है स्थानिकी संबंध बुद्धि, 2 है अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, 3 है अंतर व्यक्तिक बुद्धि, 4 है प्राकृतिक बुद्धि। तो बताइएगा आप सभी क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, आप सभी देखिएगा ये। आइए देखते हैं हमारा क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि अगर एक बच्चा है, देखिए इसमें एक अंतः व्यक्तिक बुद्धि होता है, एक अंतरा व्यक्तिक बुद्धि होगा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की जब योग्यता रखने लगता है तो वो क्या है अंतरा व्यक्ति बुद्धि हो जाएगा उसमें, ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 से पूछा है क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में निम्न से कौन सा कथन प्रस्तावित है? ऑप्शन 1 है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। 2 है विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 3 है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। 4 है द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। देखिएगा ये क्वेश्चन कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो आंसर बताइएगा आप सभी फटाफट से। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी उच्च होने में संज्ञानात्मक लाभ है। देखिए जो हमारा 2022 है उसके कथन में यह प्रस्तावित है कि जो बच्चा है वो बहुभाषी अगर है तो उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, मतलब अलग अलग की चीज़ें वो अगर सीख रहा है तो उसका जो संज्ञान है वो अच्छा होगा और अच्छी चीज़ों को वो मतलब कि बहुत ज़्यादा सी चीज़ों को वो सीख सकेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या है हमारा। देखिए जेंडर भूमिका से पूछा है। जेंडर भूमिकाएं डैश है। ऑप्शन 1 है अधिग्रहित व्यवहार, 2 है जन्मजात व्यवहार, 3 है जैविक संरचनाएं, 4 है आनुवंशिक आनुवंशिक निर्धारित। तो आंसर बताइएगा आप सभी क्या है। तो फटाफट से आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। तो ये देखते हैं जो जेंडर भूमिकाएं होती हैं वो हमारा अधिग्रहित व्यवहार होता है। देखिए जन्मजात व्यवहार ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जन्म से जेंडर की भूमिकाएं लेके आते हैं। या एक सेकंड रुकिएगा, क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है, देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 का हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, अधिग्रहित व्यवहार। मतलब ये आनुवंशिक भी नहीं होता है, ये जैविक संरचना भी नहीं होता है, ये जन्मजात व्यवहार भी नहीं होता है। जेंडर भूमिकाएं ये क्या होता है, देखिए आपका हम इंग्लिश भी देख लेते हैं। क्या है, जेंडर रोल्स आर। ठीक है, तो ये कैसा होता है, लर्नड बिहेवियर होता है। जो अब जेंडर रोल्स होता है वो आप लर्न करते हैं, ऐसा नहीं कि वो इनिमेट बिहेवियर है या बायोलॉजिकल है या जेनेटिकल है। ठीक है, तो ये क्या है, लर्न बिहेवियर है, जो आप सीखते हैं वही बिहेवियर है। तो अब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है। पूछा है कि सतत और समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन 1 है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, 2 है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसको अनुसार रूपांतरित करना, तीसरा है छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, चौथा है छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। सतत और जो समग्र मूल्यांकन है पूछा क्या गया है, उसका पहला उद्देश्य मतलब प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो आप मूल्यांकन करते हैं लगातार उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो यहाँ आंसर आपको बताना है। फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा कौन सा आपका है, क्वेश्चन नंबर 14 है। आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि छात्रों की समझ को आंकना। आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो उनकी समझ को आंकेंगे, पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को इनके अनुसार रूपांतरित करना। मतलब जब बच्चा जिस तरीके से सीखता है उस तरीके से हम पाठ्यक्रम को चलाएंगे, शिक्षा शास्त्र को चलाएंगे, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे कि बच्चा कैसे चीज़ों को समझ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आइए देखते हैं। पूछा है कि अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। ऑप्शन ए है मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, 2 है विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, 3 है कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा, 4 है कौन सी विधि छात्रों के को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी। ऑप्शन 1 है 1 2 3 4, ऑप्शन 2 है 3 2 3 4, ऑप्शन 3 है 2 3 4, ऑप्शन 4 है 1 और 2। तो 15 का है, आप सभी क्वेश्चन बताइएगा फटाफट से आंसर। तो यहाँ पे हम आंसर देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। ये चारों ही कथन सत्य होंगे क्योंकि अब जो मूल्यांकन की पद्धति है तय करने से पहले इन चारों कथनों पर
एक शिक्षक को विचार करना चाहिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? देखिए, समावेशी शिक्षा से पूछा है। तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, ऑप्शन 1 है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी स्कूलों में उपलब्ध करवाया जाए। 2 है दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए। 3 है सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। 4 है योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। आंसर बताइएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 16 का। तो यहाँ पे हम आंसर देखते हैं क्या होगा हमारा। देखिए, जहाँ पर केवल आ जाए तो वो बिल्कुल हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिर्फ आ जाए ये भी गलत हो जाएगा। केवल यहाँ भी आ गया ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ही आ जाए ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा कि योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। 17 में देखिए कथन टाइप क्वेश्चन पूछा है कि ऑप्शन कथन ये है, पढ़ते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कारण आर है, शिक्षक को अधिगमकर्ता की विविध आवश्यकता है तो अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। सही चुने। ऑप्शन 1 है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। 2 है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो आंसर बताइएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है। आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या सही होगा आंसर। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है किसकी? ए की। ठीक है, जैसे पढ़ाते समय शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षक को अधिगमकर्ता के विभिन्न आवश्यकता हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। देखिए, जब शिक्षक पढ़ा रहा है तो बच्चे के अनुकूल बनाना चाहिए। तो ये क्या है हमारा आर का क्या है? आर क्या है हमारा कथन जो हमारा आर है सही व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या कर रहा है? ए की। ए की मतलब कि यहाँ पे देखिए क्या व्याख्या कर रहा है कि अगर पाठ्यक्रम बना रहे हैं आप तो ये आर कह रहा है कि अगर आप पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो ये आर आपका मतलब ए का व्याख्या कर रहा है कि हमें बच्चे के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? ऑप्शन 1 है पठन वैकल्प, 2 है आलेख वैकल्प, 3 है गणन वैकल्प, 4 है ध्यान और अति सक्रियता विकार। तो यहाँ पे आप अगर हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे एक बार इंग्लिश देख लीजिएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा इसका, डिसलेक्सिया, 2 है डिसग्राफिया, 3 है डिसकैलकुलिया, 4 है अटेंशन डिफिसिट हाइपरसिटी सॉरी हाइप हाइपरसिटिविटी डिसऑर्डर ऐसे कुछ। यह ये देख लीजिएगा 4 आपका है ध्यान एवं अति सक्रियता का जो विकार है। ऑप्शन नंबर 4 भी देख लीजिएगा आप कि अटेंशन डेफिसिटी, उसके बाद क्या है कि हाइपर सिटिविटी डिसऑर्डर। मतलब क्या है कि हाइपर सिटिविटी मतलब कि क्या है, डिसऑर्डर मतलब अति सक्रियता का जो आपका विकार होता है वो पूछा है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ऑप्शन क्या सही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा, आलेख वैकल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है। 19 पूछा है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन 1 है मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, 2 है शिक्षार्थी पर मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए, 3 है रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योग्यात्मक आकलन पर बल देना चाहिए, 4 है पेंसिल पेपर आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनर्स्मरण पर बल देना चाहिए। तो आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइएगा आप सभी।
आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नता पूरा करने के लिए, अगर आप एक शिक्षक है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, शिक्षार्थी को उपागम और मूल्यांकन के विविध साधनों का क्या करना चाहिए, हमें उपयोग करना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है निम्न से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। ऑप्शन 1 अपसारी चिंतन, 2 है आवेगशीलता, 3 है सोच में केंद्रीकरण, 4 है अभिसारी चिंतन। सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण क्या है, तो ये देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन देख लीजिएगा 20 है, यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अपसारी चिंतन, सृजनात्मकता, अपसारी मतलब कि फैलाव, ठीक है, एक तरीके से समझ लीजिएगा ट्रिक से कि फैलाव, तो ये जो फैलाव है ये सृजनात्मकता से ही हमारा रिलेटेड करता है। तो सृजनात्मकता का जो अनिवार्य लक्षण है वो अपसारी चिंतन होना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा है। 21 पूछा है कि छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। ऑप्शन ए है सक्रिय अन्वेषण द्वारा, 2 है खेल द्वारा, 3 है पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, 4 है सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, 1 का पूछा है कि 1 और 3, 2 है 1, 3 और 4, 3 है 1, 2 और 3, 4 है 1, 2, 3 और 4। तो आंसर बताइएगा क्या होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। आइए देख लेते हैं हमारा यहाँ पे चारों क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा कि छोटे बच्चे की ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। वो सक्रिय अन्वेषण भी उनमें होता है, खेल द्वारा भी वे निकालते हैं, पदार्थ की क्रिया पर प्रयोग भी करके निकालते हैं, सहपाठी और वयस्कों के संग सहभागिता द्वारा भी निकालते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा है। 22 पूछा है कि एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति डैश कहलाती है। ऑप्शन 1 है खंडीकरण, 2 है कूटलेखन, 3 है स्वागीकरण, 4 है अनुकूलन। तो इसमें से क्या सही होगा आपका ऑप्शन बताइएगा फटाफट से। क्वेश्चन देख लीजिएगा आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है। आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, खंडीकरण। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि अब 10 अंक का है इनका नंबर, तो वो 3 और 4 अंक के समूह में बांट कर याद कराना सुझाती हैं। तो यह क्या है, अलग अलग बांट रही है, मतलब खंड खंड कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा खंडीकरण हो जाएगा। ये खंड करके चीज़ों को याद करवा रही हैं, मतलब अलग अलग करके चीज़ों को याद करवा रही हैं। आइए 23 देखते हैं क्या हमारा। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। ऑप्शन 1 है परिवेश से सहभागिता द्वारा, कौशलों और ज्ञान का अर्जन, 2 है विषय वस्तु को रटना, 3 है दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, 4 है उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा आपका क्या है। 23 है। आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालय सबसे अधिक बल देता है। ठीक है, जो हमारा विद्यालय है वो परिवेश की सहभागिता और कौशल ज्ञान का अर्जन पे सबसे ज़्यादा क्या करता है, बल देता है। रटने के लिए बिल्कुल बल नहीं देता। दूसरे का निष्क्रिय अनुकरण के लिए बिल्कुल बल नहीं देता। सक्रिय के लिए दे सकता है लेकिन निष्क्रिय के लिए नहीं देता है ये बल। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन ये भी नहीं देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। 24 पूछा है 24 पूछा है, देखिए क्या कि निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने का को सुसाध्य करता है। ऑप्शन 1 है सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का प्रयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। 2 है परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशेष पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। 3 है
अनुरुद्धति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधी संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। 4 है, रेखा अपने विद्यार्थी को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखिएगा, फिर ऑप्शन ये यहाँ पे देखिएगा चारों, ठीक है, छोटा कर दे रहे हैं। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, ठीक है, सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने में सुसाध्य करता है। पढ़ने में क्या करता है, सुसाध्य करता है, ये आपको बताना है। तो आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन देखिएगा क्या आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, 2 और 3 बिल्कुल सही है। देखिए परामित विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। मतलब कि वो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो उन्हें परिचर्चा करने के लिए कहती है, जिससे बच्चे क्या करते हैं और अच्छी तरीके से सीखते हैं। तीसरा भी हमारा क्या है, सही है, क्योंकि वो अंदरूनी नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधी संकेतों के इस्तेमाल पर क्या कर रही हैं, यहाँ पर बल दे रही हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। ऑप्शन 1 है अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, 2 है समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, 3 है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, 4 है निष्क्रिय रटन पद्धतियों में इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो क्वेश्चन बताइएगा आप सभी क्या है, सॉरी आंसर बताइएगा आप सभी। ये 25 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। देखिए अपने विद्यार्थी के डर की भावना हम कभी पैदा नहीं करेंगे, ठीक है, रटने की पद्धति भी निष्क्रिय रटन हम उनमें नहीं लाएंगे बिल्कुल भी। समस्या के हल हेतु अटल तरीके से इस्तेमाल को अटल कोई चीज़ को हम एकदम उन्हें थोपेंगे नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा है। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। 1 है कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, 2 है एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, 3 है रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, 4 है शिक्षक द्वारा सैंपल पर लिखे गए उत्तरों की को नकल करना। देखिए अधिगम पूछा है, ठीक है, अब देख लीजिएगा अधिगम को सुसाध्य करेगा, सार्थक अधिगम को मतलब आप किस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, ये पूछा गया आपसे यहाँ पे। आंसर आप सभी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। क्या सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं कैसे सही होगा। देखिए कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा हम कभी नहीं देंगे, रट्टा मारना बिल्कुल नहीं, शिक्षक द्वारा सैंपल पर नकल करना ये भी हम नहीं करेंगे कि बच्चा नकल करके सीखे। हमारा अधिगम हम ऐसे नहीं सीख सकते हैं कि अगर हम संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा दे रहे हैं तो हम अधिगम को आसानी से सीख लेंगे, रट्टा मार रहे हैं तो आसानी से सीख लेंगे और नकल मार रहे हैं तो आसानी से सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रोत्साहित है वो पॉजिटिव वर्ड है, तो आप यहाँ पे देख सकते थे कि रट्टा मारना निगेटिव है, नकल करना भी निगेटिव है और संदर्भ रहित मतलब कि बिना संदर्भ के अधिगम को बढ़ावा देना ये भी क्या है हमारा निगेटिव है। तो आप यहाँ पे आराम से प्रोत्साहित देखकर ही क्वेश्चन को सही कर सकते थे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी। ऑप्शन 1 है शर्म, 2 है गुस्सा, 3 है गर्व, 4 है उत्कृष्टता। आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आइए देख लेते हैं आंसर होगा हमारा तीसरा गर्व। क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता के आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें क्या भावना उत्पन्न होगी, उन्हें क्या होगा, गर्व की भावना उत्पन्न होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुत संवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन 1 है अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, 2 है यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने में मौका देता है, 3 है यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है, 4 है यह बच्चों में आज्ञा परायणता पैदा करता है। तो
8 का क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा। तो अब हम देख लेते हैं हमारा 28 क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। एक सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 29। इसको मैं छोटा कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन और आंसर ऑप्शन दोनों साथ में दिखे। देखिए, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनों के बारे में वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। यह संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, ये आप बिल्कुल ध्यान करिएगा, सही नहीं है। ठीक है, देखिए अभी तो आपके यहाँ ये नीचे डैश करके दे रहा है नहीं में ऐसे, लेकिन जब हम लोग पेपर देते थे तो वहाँ पे ये भी नहीं देता था। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं और इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, नहीं तो हाँ और नहीं में ज़्यादातर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर हमें क्वेश्चन आता भी रहता है तो भी क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं। तो ऑप्शन 1 देखते हैं, एक अध्यापक को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। 2 है, बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। 3 है, एक अध्यापिका को देखिए तीसरा क्या है कि एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। चौथा है कि वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियाँ सदैव निराधार नहीं होती हैं, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती हैं। तो आंसर बताइएगा सभी क्या होगा। नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये देखते हैं हमारा, अगर नहीं पूछा है तो ये तीनों चीज़ें हमारी क्या हैं, सही हैं। और हमारा नहीं पूछा है तो मतलब इसमें से हमें निगेटिव ऑप्शन खोजना है। निगेटिव क्या होगा, हतोत्साहित करना, हमारा क्या होगा, निगेटिव ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। देखिएगा 30 में क्या पूछा है कि निम्न में से अधिगम का कौन सा परिक्षेप यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। ऑप्शन 1 है मानवतावादी, 2 है व्यवहारात्मक, 3 है संज्ञानात्मक, 4 है सामाजिक सांस्कृतिक। तो अब आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ऐसे ही जो आपके 2021 में ऑनलाइन सारे पेपर हुए हैं, अगर आपको वो पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, फिर मैं इसके आगे कभी जितने पेपर हैं मैं आपको 10 डेज़ में करा दूँगी। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको महामैराथन भी सीडीपी का ला दूँगी। आप सिर्फ उतना ही पढ़ के जाइएगा, सीडीपी में आप आराम से पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है, व्यवहारात्मक। तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्या होगा कि अधिगम को परिप्रेक्ष्य कहता है कि ठोस प्रलोभन और पुरस्कार द्वारा विद्यार्थी सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो ये जो हमारा व्यवहारात्मक होता है यही कहता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो आगे चाहिए तो आप हमें कमेंट प्लीज़ करिएगा, ताकि मैं अभी आपको 1 जनवरी का कराई हूँ, मैं दिसंबर का भी करा दूँगी और जनवरी के जितने भी सारे पेपर हुए ऑनलाइन में सारा करा दूँगी। लेकिन हाँ, अगर आप हमें कमेंट करेंगे तभी मैं पेपर को कराऊँगी। तो चलिए आप सभी को थैंक यू।